हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है एमए सोशियोलॉजी शो सीरीज़ लेकर आ गई हूँ। एक न्यू शो सीरीज़ है। बुक का नाम है समसामयिक मुद्दे। बुक का क्या नाम है? समसामयिक मुद्दे। ये जो बुक है सोशियोलॉजी की है, सोशियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो जो बुक है एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का है और ये है समसामयिक मुद्दे का शो सीरीज़। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों के पास ये शो सीरीज़ नहीं मिल रहे हैं समसामयिक मुद्दे का, या फिर वो अपने कॉलेज नहीं गए हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो वीडियो देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें वीडियो को। फ्रेंड्स, जिनको पढ़ना होता है वो कहीं से भी पढ़ लेंगे, उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखकर अपने नोट्स बना सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो, चाहे वीडियो को स्पीड बढ़ा के, चाहे घटा के, चाहे पॉज करके, कैसे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो, अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकोगे। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति से आप क्या समझते हैं? जनजातियों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण। भारत में सांस्कृतिक आधार पर जनजातियों की विशेषता। जनजाति को परिभाषित कीजिए, इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। तो जनजातियों का अर्थ एवं परिभाषा, इसमें बहुत सारे परिभाषा दिए गए हैं। आप किसी भी एक परिभाषा को एग्ज़ाम में ज़रूर लिखें। इसमें गिलिन और गिलिन के अनुसार जानकारी किसी भी ऐसे जनजाति, किसी भी, यहाँ पे जानकारी नहीं फ्रेंड्स, जनजाति है, यहाँ पे जनजाति है, ये गलत है। जनजाति किसी भी ऐसे अशिक्षित स्थानीय समूह को कहा जाता है जो एक सामान्य भूभाग पर निवास करते हैं और एक सामान्य भाषा बोलते हैं और सामान्य सांस्कृतिक व्यवहार करते हैं। तो किसी भी टॉपिक को समझना है तो उसको सबसे पहले उसकी परिभाषा को पढ़ें, फिर उसके बाद विशेषताओं को पढ़ें। इन्हीं के आधार पर किसी भी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये कुछ मेन पॉइंट है, आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। इसी को लिखने से क्या होगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। खाली कॉपी भर देने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप पास तो हो जाएंगे। फर्स्ट है, मध्य भारत, इस क्षेत्र में जितने भी जनजाति पाए जाते हैं उनके नाम हैं। फिर दूसरा है उत्तरी पूर्वी भारत, इसके अंतर्गत जितनी भी जनजाति हैं उनके नाम हैं। आप लोग अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग 2 से 4 एग्ज़ाम में ज़रूर लिखें। आप पूरे याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आगे चल के आपको कम दिक्कत होगा, कम पढ़ना पड़ेगा। दक्षिणी भारत, इसके अंतर्गत जितनी भी जनजाति उनके नाम हैं। जनजाति की कुछ विशेषताएँ हैं, आइए जान लेते हैं। जनजाति जो है, जनजाति सभ्य समाज से काफ़ी दूर कहीं जो घने जंगल में निवास करते हैं। इनका एक अपना भाषा होता है, एक अपनी संस्कृति होती है, इनका एक अलग सामान्य नाम होता है, सामान्य व्यवसाय होता है। ये अंतर्विवाही समूह होते हैं। तो इस तरह से इनकी और भी विशेषताएं हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। भारत की दूसरा क्वेश्चन है भारत की जनजातियों का भौगोलिक वर्गीकरण। अनुसूचित जनजातियों के वर्गीकरण पर निबंध। अनुसूचित जनजातियों का भाषाई वर्गीकरण। भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कीजिए। भारत में जनजातियों के वर्गीकरण के आधारों का विवेचन करें। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है भारतीय जनजातियों का भौगोलिक वर्गीकरण। तो इसमें जो राइटर हैं डॉक्टर VS गुहा ने भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण 3 भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर किया है। तो पहला है दक्षिण क्षेत्र, इसके अंतर्गत जितने भी जनजाति आती है उसमें हैदराबाद में जितनी जो भी है, चेन्नई के आधार पर जितने क्षेत्र आते हैं इसमें है कोटा, कीडा, कादर, ये सब भी जनजाति आ जाती हैं। दूसरा उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, इसमें जो है जैसे पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, इस सब पे जितनी जनजाति आ जाती है, नागा, थारू, राभा, कुकी, ये सब जनजाति आ जाई। आगे मध्यवर्ती क्षेत्र, इसके अंतर्गत संथाल हो गई, खरिया हो गई, बिरहोल हो गई, ये सब जनजाति आ गई। भारतीय जनजातियों का प्रजातीय वर्गीकरण, तो इनको किस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं? इनके शरीर, कद, आकार के आधार पर इनको हम पहचान सकते हैं। बौना कद होता है पहला, तो क्या है, 4 आधार इन्होंने बताया है। एक तो बौना कद, काला रंग, काफ़ी घुंघराले बाल, नाडी, क्रूस, कादर तथा मुलेयन जनजाति। पुलेयन
पुलयन जनजाति में अब भी पाए जाते हैं ये सब। दूसरा है लंबा तथा ऊंचा कद, सर छोटा, कद चौड़ा और छोटा चेहरा, ये सब हो जाएगा इनकी पहचान में। तीसरा प्रारूप चौड़े सिर वाले मंगोल जनजाति, और चौथा है चौड़ा प्रारूप भी मंगोल प्रजाति तत्व का है। इसमें तीसरे प्रारूप से मझोले कद, ऊंचे सिर और बीच की नाक के आधार पर भेद किया जा सकता है। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट है भारतीय जनजातियों में सांस्कृतिक वर्गीकरण। सांस्कृतिक वर्गीकरण इसमें प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्वर्ग, इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे अपने एग्जाम में और मेन पॉइंट को लिखते चलेंगे। एक हेडिंग के बाद 2 से 3 लाइन लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग पॉइंट यही सब एग्जाम में लिखेंगे तो इसी से नंबर आपको मिलेगा। भाषा के आधार पर आग्नेय भाषा परिवार हो गया। यहाँ परिवर्तन है फ्रेंड्स, टाइपिंग पे कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। आग्नेय भाषा परिवार। दूसरा है बी है चीनी तिब्बतीय भाषा परिवार हो गए। इसमें भी जो जनजाति पाई जाती हैं। और सी है द्रविड़ भाषा परिवार आ गए। अर्थव्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण इसमें है शिकार करने वाली और भोजन एकत्र करने वाली जनजातियाँ। दूसरा है खेती करने वाली जनजातियाँ। तीसरा है पशुपालन करने वाली जनजातियाँ। उद्योग में लगी हुई जनजातियाँ। चौथा है नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति की परिभाषा। जनजाति की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। जनजातियों के व्यापक विकास हेतु उनकी समस्याओं के निदान के लिए किए गए प्रयत्नों का विवरण। जनजाति की प्रमुख समस्या क्या है, उनका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। भारत में जनजाति की प्रमुख समस्या, जनजाति समस्याओं के निवारण के सुझाव का उल्लेख करें। भारत में जनजाति, यहाँ पे जो भी पॉइंट है आपको लिखना है एग्जाम में। ये यहाँ से यहाँ तक इसको मिस नहीं करना है। जो जनगणना हुआ था इस सब के बारे में दिया गया है। जनजाति का अर्थ, जनजाति का परिभाषा, वही सब है परिभाषा। आप इसमें से कोई एक उठा के लिख सकते हैं। इनका एक निश्चित क्षेत्र होता है, निश्चित भूभाग होता है, इनका एक विशिष्ट नाम होता है, यही सब है। थोड़ा स्टार्टिंग में दे दिया होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको लिखना है कि जनजातियों की समस्या, उनके निवारण के उपाय। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आर्थिक समस्या। इनकी क्या क्या आर्थिक समस्याएं हैं जनजातियों की, तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है हस्तांतरित खेती संबंधी समस्या। दूसरा है नई भूमि व्यवस्था संबंधी समस्या। तीसरा है जंगल संबंधी समस्या। चौथा है ऋणग्रस्तता की समस्या, औद्योगिक श्रमिकों की समस्या। आर्थिक समस्या को दूर करने के कुछ सुझाव यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आधुनिक तरीके से खेती करने की शिक्षा दी जाए ताकि वे अपने अंधविश्वासों से छुटकारा पा सके। सरकारी बीज, बैल, कृत्रिम यंत्रों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देनी चाहिए इन लोगों को। ये सब है। दूसरा है सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याओं में इनके बाल विवाह, कन्या मूल्य हो गए, जैसे बाल विवाह हो गया, कन्या मूल्य, विवाह गृहों का पतन हो गया। इन्हीं के माध्यम से इनको जानकारी प्राप्त होती थी। वेश्यावृत्ति, घातक रोग आदि। सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। कानून की सहायता से बाल विवाह को रोक लगाना चाहिए। कन्या मूल्य प्रथा के उन्मूलन के लिए जनपद तैयार करना चाहिए। युवा गृहों का पुनः स्थापना करना चाहिए। इनके शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सांस्कृतिक समस्या में आ गया अंतर जातीय सांस्कृतिक विभिन्नता की समस्या हो गया। भाषा की समस्या, जनजातीय ललित कलाओं का हास्य होने लगा। धार्मिक समस्या है। धार्मिक समस्या के कुछ सुझाव यहाँ पे दिए गए हैं। धार्मिक अंधविश्वासों को हटाने के लिए धर्म को वैज्ञानिक स्तर पर लाना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, इसको दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। चलते फिरते अस्पतालों की व्यवस्था करनी चाहिए। जनजातीय लड़के लड़कियों को कंपाउंडर तथा दाई की ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये सब भी हैं। उनकी आदतों तथा प्रथाओं के विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। ये सब भी है। शिक्षा संबंधी समस्याएं, शिक्षा संबंधी समस्याओं के निराकरण के कुछ सुझाव दिए गए हैं यहाँ पे। राजनीतिक तथा प्रशासनिक संबंधी समस्याएं, जनजाति कल्याण कार्य जितने भी हुए हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं जितने भी हुए हैं, संसदीय समितियां जितने भी हुए हैं,
कल्याण योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातियों का बाह्य जगत से संपर्क तथा उनसे उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। जनजाति के बाहरी लोगों के संपर्क के परिणाम स्वरूप अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिससे इसमें दो वर्ग बन गए थे। एक तो ईसाई मिशनरी, दूसरे हैं हिंदू लोग। ठीक है, जनजाति के लोगों ने रोजगार पाने हेतु अपने मूल निवास को छोड़कर बाहरी देशों की ओर प्रस्थान किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने जनजातियों को भी वही अधिकार प्रदान किए जो अन्य को किए। यातायात, संचार के साधन, ये सब भी हैं। फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से देखिए, जो भी मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट किया है। आप लोग अच्छे से अपने नोट्स रेडी कर सकते हो स्टडी करने के लिए। इकाई द्वितीय, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? हिंदू समाज में स्त्रियों की निम्न स्थिति के कारण की विवेचना, भारत में स्त्रियों के लिए सुझाव, आंदोलन का वर्णन, स्वतंत्रता के बाद स्त्रियों की स्थिति और समस्याओं पर प्रकाश डालिए, वर्तमान भारतीय सामाजिक संरचना में महिलाओं की भूमिका का मूल्यांकन, महिलाओं की बदलती परिस्थिति और भूमिका के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो क्वेश्चन आप लोग एक बार अच्छे से खुद से पढ़ लीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स रेडी कर सकते हो। भारतीय स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के कारक, विभिन्न सुधार आंदोलन हुए। इसमें जो भी हैं राजा राम मोहन, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर विद्यासागर, जितने भी हैं ये लोग काफ़ी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं समाज को सुधारने में, स्त्रियों की स्थिति को सुधारने में। विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए प्रयास हुए थे। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा, संवैधानिक या कानूनी सुविधाएं हुए। इनके लिए अनेक कई कानून बने, जैसे हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 में आया था, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में आया था, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दहेज निरोधक अधिनियम 1961। ये सब भी इनके स्त्रियों के काफ़ी उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए ये सब आए थे। शिक्षा का प्रसार किया गया, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव पड़ा, प्रेस, यातायात, संदेश वाहन के साधनों की प्रगति। 8वां है अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन। 9वां है संयुक्त परिवार की प्रणाली का विघटन हुआ। 10वां है राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति हुई, इनको आरक्षण दिया गया, 33% आरक्षण पर मंजूरी दे दिया गया। भारतीय स्त्रियों के लिए सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए थे? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। जो मेन पॉइंट है आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्वतंत्रता के बाद स्त्रियों की स्थिति क्या है उसमें भी कुछ है। पहला पॉइंट है शैक्षणिक क्षेत्र में प्रगति हुई। आपको ये सब पॉइंट लिखना है, यहाँ से यहाँ तक ये सब पॉइंट लिख लेना, आपको याद कर लेना है। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की स्थिति हुई। तीसरा है सामाजिक क्षेत्र में प्रगति की स्थिति। चौथा है राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति की स्थिति। 5वां है पारिवारिक क्षेत्र में प्रगति की स्थिति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अधिक जनसंख्या के कारण क्या है? अधिक जनसंख्या के सामाजिक परिणाम क्या है? भारत में अधिक जनसंख्या के दुष्परिणाम पर प्रकाश डालिए। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए उपाय, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों की विवेचना। हेडिंग है भारत में अधिक जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है? जन्म दर की अधिकता। दूसरा हेडिंग है विवाह की अनिवार्यता, बाल विवाह प्रथा, गर्म जलवायु। 5वां है पुत्र प्राप्ति को महत्व और शिक्षा। 7वां है निर्धनता, संयुक्त परिवार। अधिक जनसंख्या के सामाजिक परिणाम क्या क्या हैं? रहन सहन का निम्न स्तर हुआ, रीति रिवाजों पर प्रभाव पड़ा, समस्याओं में वृद्धि हुई। भारत में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के उपाय क्या क्या है? पहला हेडिंग है इसमें विवाह की आयु में वृद्धि होनी चाहिए, आत्म संयम, परिवार नियोजन, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, स्वास्थ्य, मनोरंजन, ये सब पे ध्यान देना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज में स्त्रियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन। भारतीय समाज में स्त्रियों की समस्या पारिवारिक समस्या, वैवाहिक समस्या हो गई। दूसरा इसमें फर्स्ट पॉइंट है बाल विवाह की समस्या, दहेज की समस्या, विवाह विच्छेद की समस्या हो गई, विधवा पुनर्विवाह की समस्या हो गई, अनमेल तथा बेमेल विवाह की समस्या, अंतरजातीय विवाह का अभाव हुआ, पर्दा प्रथा की समस्या, वेश्यावृत्ति की समस्या, शैक्षणिक, पांचवा है शैक्षणिक समस्याएं हो गई, छठवां है सामाजिक समस्या हो गई, सातवां है राजनीतिक समस्या हो गई, आठवां है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक भेदभाव के सामाजिक सांस्कृतिक कारणों की विवेचना कीजिए। लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों की विवेचना करें। लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक असमानता के क्षेत्र, कारण पूछ रहा है। लैंगिक असमानता की अवधारणा, लैंगिक विषमता को दूर करने के सरकार द्वारा किए गए कानूनी प्रावधान, भारत में लिंग आधारित सामाजिक स्त्रीकरण का तथ्यपरक विश्लेषण। तो क्वेश्चन आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लें। लैंगिक असमानता का अर्थ क्या हुआ? लैंगिक असमानता के कारण सैद्धांतिक परिपेक्ष, पहला है जीवशास्त्रीय परिपेक्ष हो गया, दूसरा है मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष, इस तरह से आप लोग को हेडिंग देना है। तीसरा है मानव शास्त्रीय परिपेक्ष हो गया, पांचवा है मार्क्सवादी, चौथा है मार्क्सवादी परिपेक्ष हो गया आपका। सरकार द्वारा किए गए महिला कल्याण कार्य जितने भी हैं आपको पॉइंट के द्वारा लिखना है आपको। फर्स्ट है 1955 हिंदू विवाह अधिनियम, दूसरा है 1961 जो इसमें दहेज निरोधक अधिनियम आया था, तीसरा है 1961 तथा 1976 में मातृत्व हित लाभ अधिनियम। ये सब है, ये बहुत खास है, इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस ना करें आप लोग। यहाँ पे 15 पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोक मीडिया एवं जनसंचार के महत्व का उल्लेख। जनसंचार की भूमिका क्या है? विचारों और मनोवृत्तियों में, पहला हेडिंग इसमें है विचारों और मनोवृत्तियों में परिवर्तन होता है, आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, सामाजिक असमानता में वृद्धि होती है, सामाजिक समानता में वृद्धि हुई है। चौथा हेडिंग है समाज सुधार में योगदान देता है। पांचवा है नियोजित परिवर्तन का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक असमानता के प्रमुख क्षेत्र। भारत में लिंग भेद पर एक लेख, लिंग आधारित विभेद की विवेचना। लैंगिक असमानता के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या है, आइए जान लेते हैं। सामाजिक क्षेत्र में असमानता हुई है, इसमें पॉइंट के द्वारा आपको लिखना है। आर्थिक क्षेत्र में असमानता हुई है, राजनीतिक क्षेत्र में असमानता। इकाई यूनिट जो है तृतीय आगे हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हिंदू समाज में स्त्रियों की स्थिति के प्रमुख कारण। निम्न स्थिति के प्रमुख कारण क्या है, आइए जान लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग है हिंदू समाज में स्त्रियों की हिंदू समाज में स्त्रियों की निम्न स्थिति के कारण क्या है? स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। दूसरा है बाल विवाह का प्रचलन। तीसरा है संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन। चौथा है आर्थिक पराश्रितता, कन्यादान का आदर्श, विवाह संबंधी कुरीतियाँ, अशिक्षा तथा अज्ञानता। आठवां है मुस्लिम आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में महिलाओं की जनसंख्या स्थिति पर प्रकाश डालिए। जनसंख्या संरचना से आप क्या समझते हैं? भारतीय जनसंख्या लिंग संरचना का संक्षिप्त वर्णन। लिंग अनुपात विषमता से आप क्या अभिप्राय है? विषमता के कारण भारतीय समाज में महिलाओं की जनसंख्यात्मक स्थिति पर निबंध। भारत में महिलाओं की जनसंख्या स्थिति क्या है, आइए जान लेते हैं। आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, को मिस नहीं करना है। ये सब जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है इसको आपको मिस नहीं करना है। भारत में वर्ष 1901 से सन 2001 के बीच लिंग अनुपात, यहाँ पे जनगणना है, वर्ष है, लिंग अनुपात है, आप लोग देख लीजिए।
राज्यवार लिंग अनुपात यहाँ पे दिया गया है। भारत में राज्य अनुसार लिंग अनुपात यहाँ पे सभी राज्यों के दिए गए हैं नाम बारी बारी से। मध्य प्रदेश, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, छत्तीसगढ़। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ये छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड, झारखंड। आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है, पढ़ लेना है। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिन बस्तियों से आप क्या समझते हैं? भारत में मलिन बस्तियों का विवेचन करें। मलिन बस्ती यानी गंदी बस्ती। भारत में गंदी बस्तियाँ सन 1928 में, यहाँ पे आपको देखना है 1928 में ब्रिटिश श्रमिक संघ कांग्रेस का शिष्ट मंडल भारत आया। उन्होंने यहाँ के श्रमिक बस्तियों को देखा और एक टिप्पणी कहा उन्होंने, हम जहाँ कहीं भी रुके वहाँ श्रमिकों के आवास को देखने गए। यदि हमने उन्हें नहीं देखा होता तो हम विश्वास कभी नहीं कर पाते कि इतने खराब निवास भी हो सकते हैं। यहाँ पे मेहता ने भी लिखा है कि गंदी बस्तियों के बारे में लिखा है कि वेश्यावृत्ति, अपराध, मद्यपान, जुआ, ये सभी यौन अकुशलता ये सब के लक्षण हैं। किसके? गंदी बस्तियों के। राधा कमल मुखर्जी ने सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। गंदी बस्तियों को चाल के नाम से जाना जाता है मुंबई में, और कुछ जगह बस्ती का जो है निर्माण हुआ था उद्योगपति या पूंजीपतियों के द्वारा। आहाता, छेरी, ये सब कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, औद्योगिक नगरों में मलिन बस्तियों के विस्तार के कारण स्पष्ट कीजिए और सुधार और उपाय। औद्योगिक नगरों में मलिन बस्तियों के विस्तार के कारण क्या है? औद्योगिकरण पहला तो हुआ, फिर दूसरा है नगरीकरण, तीसरा है ग्रामों से पलायन, चौथा है जनसंख्या में वृद्धि हुई, प्राकृतिक प्रकोप हुआ, व्यापारिक उद्देश्य, गंदी बस्तियों व ग्रामीण बस्तियों में समानता हुई, निम्न वर्गों का आधिपत्य हुआ, सामाजिक पृथकता हुई, प्रांतीयता हुआ, दरिद्रता हुआ। सुधार के उपाय, गंदी बस्तियों के लिए कुछ उपाय हैं यहाँ पे। परिवार नियोजन पहला हेडिंग है इसमें, परिवार नियोजन। आपको टाइम नहीं है तो आप हेडिंग से ही अच्छे से, हेडिंग आपको सही से याद होना चाहिए, फिर भी आप लिख सकते हो। तीसरा है गांव में सामाजिक सुधार की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, कृषि की उन्नति करनी चाहिए। पांचवा है पर्याप्त वेतन होना चाहिए, सरकार द्वारा आवास, सफाई का उचित प्रबंध होना चाहिए, व्यक्तिगत सफाई, नगर नियोजन होना चाहिए। नेक्स्ट है मादक द्रव्य व्यसन। क्या है? मादक द्रव्य व्यसन के कारणों की विवेचना करिए। मादक द्रव्य व्यसन जो कि नशीले पदार्थ होते हैं, इनकी निम्न विशेषताएं हैं। नशीले दवा के सेवन की ऐसी तीव्र इच्छा होती है, महसूस होता है कि उसको किसी भी प्रकार में इंसान उपयोग करे और कितना जल्दी उसको मिल जाए वो खा ले, उपयोग कर ले। दवा की मात्रा खुराक में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। दवा के प्रभाव पर मानसिक तथा शारीरिक निर्भरता, उनका व्यक्ति और समाज के लिए घातक असर पड़ता है। मानसिक विकार, इसमें फर्स्ट हेडिंग है, इसके प्रमुख प्रकार होते हैं। इसके दूसरे प्रकार क्या होते हैं? मानसिक विकार, उपचार हुआ, मानसिक तनाव, असामान्य व्यक्तित्व, ये प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं? भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के परिभाषा। भ्रष्टाचार के बारे में इलियट और मेरिट ने कहा है कि बहुत सारे परिभाषाएं हैं, आप कोई भी एक परिभाषा याद कर लें। प्रत्यक्ष
या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ प्राप्ति के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करना ही भ्रष्टाचार है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के कारण, इसके प्रमुख कारण है निम्नलिखित है। फर्स्ट हेडिंग है इसमें राजनीतिक संरचना में परिवर्तन, दूसरा है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में के दोष, तीसरा है गरीबी और बेकारी, चौथा है व्यापार तथा राजनीति का घनिष्ठ संबंध, पांचवा है सार्वजनिक मूल्यों में परिवर्तन, चारित्रिक एवं नैतिक पतन, सरकारी कार्यों का विस्तृत क्षेत्र, विकास के असमान अवसर, प्रचलित मौद्रिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार उन्मूलन का अभाव। यूनिट चतुर्थ आगे हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रथा पर एक समाजशास्त्रीय लेख। दहेज प्रथा से आप क्या समझते हैं? दहेज प्रथा के कारण, दहेज प्रथा क्या है, इनकी समस्या, निराकरण, विवेचना। दहेज को परिभाषित कीजिए। सामाजिक विघटन में दहेज की क्या भूमिका है, ये सभी है क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से पढ़ें। दहेज का अर्थ एवं परिभाषा। इसमें मैक्स रेडी ने कहा है कि साधारण दहेज वह संपत्ति है जो कि एक पुरुष विवाह करने पर अपनी पत्नी या उसके परिवार से पाता है, ये दहेज है। दहेज प्रथा के कारण क्या है? इसमें फर्स्ट हेडिंग है अनुलोम विवाह का नियम, अंतरजातीय विवाह का नियम, दूसरा है। तीसरा है दहेज तथा सामाजिक प्रथा के रूप में दहेज का प्रचलन हुआ, जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र। पांचवा स्त्रियों का निम्न स्थान हुआ। छठवां है विवाह की अनिवार्यता। सातवां है धन के महत्व में वृद्धि, महंगी शिक्षा प्रणाली। आठवां। नौवां है लड़कियों की कुरूपता, जिन माता पिता के पास कुरूप या अपंग लड़कियां होती हैं वो लोग ज़्यादा दहेज देते हैं। पुरुष प्रधानता, बाल विवाह, ये सब हैं। दहेज की समस्या का निराकरण, स्त्री शिक्षा को महत्व देना चाहिए। दूसरा अंतरजातीय विवाह का में प्रोत्साहन करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है जीवन साथी के चयन में लड़के लड़कियों को स्वतंत्र होना चाहिए। जनमत तैयार करके दहेज पे रोक लगाना चाहिए। विवाह आंदोलन द्वारा दहेज पे रोक लगाना चाहिए। दहेज प्रथा के विरुद्ध कठोर कानून की आवश्यकता करनी चाहिए। विवाह विच्छेद क्या है? विवाह विच्छेद के कारण विवेचना करें। क्वेश्चन है विवाह विच्छेद का अर्थ यानी तलाक क्या है? अर्थ क्या है? विवाह विच्छेद तलाक के कारण क्या हो सकते हैं? इसके विवाह विच्छेद की क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं? पति द्वारा दुर्व्यवहार, बांझपन, पति द्वारा पत्नी और संतानों का भरण पोषण न किया जाए, पत्नी का बांझपन, पति का शराब पीना, नपुंसक होना, पत्नी की आयु में काफ़ी अंतर होना, निर्धनता, ये सब कारण हैं। अपंग होना। अंतरपीढ़ीय संघर्ष के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरपीढ़ीय संघर्ष के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? अंतरपीढ़ीय संघर्ष के कारण आधुनिक शिक्षा के द्वारा जो अंतर हुआ है। दूसरा है नगरीकरण की प्रक्रिया द्वारा, आपको ये सब पॉइंट लिखना है, पढ़ना है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया के द्वारा युवाओं की बढ़ती हुई शक्ति, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का अभाव हुआ, निर्धनता और बेकारी अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसमें है अन्य कारण में आप नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी भ्रूण हत्या, हत्यारों पर टिप्पणी, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उपाय, कन्या भ्रूण हत्या पर निबंध। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। कन्या भ्रूण हत्या रोकने की क्या क्या उपाय हैं? लड़का लड़की के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कन्याओं को
भांति उचित शिक्षा व्यवस्था देनी चाहिए। लड़कियों को समान रूप से काम के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। दहेज प्रथा पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। परिवार में लड़कियों को समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए। ये सब है। भारत में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा पर निबंध क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ से यहाँ तक पॉइंट को नोट डाउन करिएगा, पढ़िएगा। बलात्कार पर कानून बना है। IPC की धारा 509 के तहत जो सद्भाव भंगिमा या हरकत द्वारा स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाने के मामले में 1 साल की सजा या जुर्माना। न्यायमूर्ति वर्मा समिति जो सन 2012 में आया था। एसिड हमले के दोषी के लिए 10 वर्ष की सजा। पुलिस व्यवस्था एवं दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की प्रकृति एवं विशेषताओं की विवेचना। भारतीय समाज में घरेलू हिंसा पर एक समाजशास्त्री निबंध। घरेलू हिंसा क्या है? अर्थ, घरेलू उत्पीड़न, विभिन्न कारण, परिणाम। महिला उत्पीड़न क्या है? इनके प्रमुख कारण, रोकथाम के उपाय, सुझाव। घरेलू हिंसा पर निबंध लिखें। भारत में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण की विवेचना करें। भारत में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के प्रमुख कारण। क्वेश्चन एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लें। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की प्रकृति, विस्तार एवं विशेषताएं। अपराधी हिंसा, बलात्कार, हत्या। बलात्कार हो गया, फर्स्ट हेडिंग है बलात्कार। इसमें जितने भी टॉपिक है, पॉइंट है, आप लोगों को पढ़ना है। ये सब लिखने से ही आप लोगों को नंबर मिलेगा। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ बच्चे ने पढ़ के आया है, ऐसा कॉपी होना चाहिए कि आँख मूंद के वो नंबर आप लोगों को मिले। अपहरण एवं भगा ले जाने वाला, हत्या, दहेज संबंधी समस्याएं, दहेज संबंधी हत्याएं जितने भी हुई हैं, पत्नी को मारना पीटना, विधवाओं के विरुद्ध हिंसा, पारिवारिक हिंसा के प्रमुख कारण। इसमें फर्स्ट हेडिंग है स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, पुरुष प्रधानता, सामाजिक कुप्रथाएं, पारिवारिक तनाव। पांचवा है महिलाओं के प्रति दहेज विद्वेष, अशिक्षा, अपराधी के प्रति निष्क्रियता, पीड़ित द्वारा भड़काना, पारिवारिक हिंसा को रोकने के उपाय। रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, आश्रय की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए। महिला न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए। दंड की व्यवस्था देनी चाहिए। दंड की व्यवस्था, कानूनी सहायता, परामर्श होना चाहिए। वैचारिक परिवर्तन, पारिवारिक हिंसा पर एवं अपराधों को रोकने के लिए लड़कियों के माता पिता विचारों में भी परिवर्तन आवश्यक है। महिला संगठनों का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध क्या है? अपराध क्या है? श्वेत भूषण अपराध की विशेषताओं की व्याख्या करें। अपराध की परिभाषा, तो परिभाषा देख लें। श्वेत भूषण अपराध की विशेषताएं एवं लक्षण। श्वेत भूषण अपराध जो है उच्च आर्थिक एवं सामाजिक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसमें लाभ कमाने के लिए इसका उद्देश्य होता है अधिकाधिक लाभ कमाना, ऐश्वर्य कमाना। श्वेत भूषण अपराधी पकड़े जाने पर धन और शक्ति के न्यायालयों के निर्णयों को भी अपने पक्ष में करा लेते हैं। इनके पास काफ़ी अच्छा पावर होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और एंड तक वीडियो देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। टेक केयर एंड बाय।